हेलो, नमस्कार और आदाब सभी दोस्तों। ये है आपके दोस्त और गाइड इरफान, एक बार फिर आपके साथ। आज का टॉपिक है कि हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा दौर कब और किस सूरत ए हाल में आता है। ज्योतिष के मुताबिक हम सब इसी फिक्र में रहते हैं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपका सबसे बढ़िया वक्त कौन सा होगा। ये दशाएं आपका अच्छा वक्त कब आएगा, कब आपको ज्यादा फायदा होगा, कब आप जिंदगी में सचमुच बहुत आगे बढ़ेंगे, कब आपकी पक्की पहचान बनेगी, कब आप सेटल हो जाएंगे। बहुत सारे लोग मुझसे यही पूछते हैं। तो लोगों के बहुत सारे अर्जी के बाद के वो जानना चाहते हैं कि उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन वक्त कैसे पहचाने। तो ये वीडियो इसी बारे में है कि आप कैसे जानें और पहचानें कि आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा दौर कौन सा है। अब सबसे पहले तो हम सब की एक कुंडली होती है, एक खास लग्न के साथ जो शासन करने वाला राशि होता है। तो आप मेष से शुरू करते हैं, फिर वृषभ, फिर मिथुन, फिर कर्क और ऐसे ही आगे। फिर आपके ग्रह होते हैं जो अलग अलग राशियों पर राज करते हैं और जहां वो बैठे हैं उसी के हिसाब से अलग नतीजे देते हैं। अब ज्योतिष ने ग्रहों को दो मुख्य हिस्सों में बांट दिया है। एक है देवता यानी शुभ ग्रह और दूसरे हैं दानव यानी अशुभ ग्रह। अब देवता या देवताओं का ग्रुप यानी शुभ ग्रह सब के सब देवता नहीं है, कुछ दानव भी हैं जो शुभ है। और यहीं पर लकीरें थोड़ी धुंधली हो जाती हैं जहां फायदे और शुभता का मेल होता है। तो दुनिया भर में माने जाने वाले शुभ ग्रह हैं गुरु, चंद्र, बुध और शुक्र। जहां गुरु और चंद्र देवताओं के ग्रुप में आते हैं, देवता गैंग, और बुध और शुक्र दानव हैं, लेकिन वो भी शुभ ग्रह है। तो पहली शर्त जब आपकी जिंदगी का सबसे बढ़िया दौर आता है वो है किसी शुभ ग्रह की दशा या अवधि के दौरान जो आपकी कुंडली में सबसे अच्छी जगह बैठा हो। ये आसान सा नियम है। जो भी ग्रह मजबूती से और बेहतरीन तरीके से बैठा हो और आपके लग्न के लिए शुभ हो, आपकी जिंदगी का वो दौर आपके लिए सबसे बढ़िया होगा। फिर दूसरा सबसे अच्छा शुभ ग्रह जो सबसे बेहतर हालत में बैठा हो, जिंदगी का वो दौर आपके लिए दूसरा सबसे अच्छा होगा। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सल शुभ ग्रह लीजिए, जैसे गुरु, बुध, चंद्र और शुक्र। अगर इन चारों में से कोई भी अपनी उच्च राशि में बैठा है, हम सब जानते हैं कि कुछ ग्रह जब कुछ खास राशियों में बैठते हैं जो आमतौर पर उनकी अपनी राशि नहीं होती, सिवाय बुध के, तो कुछ राशियों में वो सबसे बेहतर हालत में होते हैं बहुत अच्छे फायदे देने के लिए। और यही वो जगह है जहां उन्हें उच्च का कहा जाता है। मिसाल के लिए गुरु कर्क राशि में उच्च का है, चंद्र वृषभ में उच्च का है और बुध अपनी ही राशि कन्या में उच्च का है। ये आप सब जानते हैं। तो एक शुभ ग्रह जो अपनी उच्च राशि में बैठा है अपनी दशा में सबसे बढ़िया नतीजे देता है। अगर वो अपनी उच्च राशि में नहीं बैठा है तो उनके लिए दूसरी सबसे अच्छी राशि है उनकी अपनी राशि यानी मूल त्रिकोण राशि। उन राशियों में से जिन पर कोई ग्रह राज करता है, जैसे गुरु, बुध या शुक्र, खास तौर पर ये तीनों ग्रह वो दो राशियों के मालिक हैं। जब ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हों तो उच्च राशि के बाद ये दूसरे सबसे बेहतरीन नतीजे देते हैं। तो मिसाल के लिए गुरु धनु और मीन के मालिक है और धनु इसकी मूल त्रिकोण राशि है। तो कर्क में बैठने के बाद गुरु के बहुत अच्छे नतीजे देने की दूसरी सबसे बढ़िया जगह है धनु में बैठना। तीसरी सबसे अच्छी जगह है मूल त्रिकोण नहीं बल्कि उसकी दूसरी राशि जिसका वो मालिक है यानी मीन राशि में बैठना। और चौथी अच्छी जगह या कम अच्छी जगह गुरु या किसी शुभ ग्रह के लिए है किसी दोस्त की राशि या मित्र राशि में बैठना। तो गुरु के लिए मिसाल के तौर पर एक मित्र राशि है सूर्य या मंगल की राशि। तो अगर गुरु मेष में बैठा है या अगर गुरु सिंह में बैठा है तो भी गुरु अच्छे नतीजे देता है। तो ये है वो शर्तें कि एक ग्रह शुभ हो और अपनी उच्च राशि में बैठा हो या मूल त्रिकोण राशि में या उसकी दूसरी राशि जिसका वो मालिक है, या कम से कम अपने किसी दोस्त की राशि में जरूर बैठा हो। ये जरूरी है। अब इन चार शुभ ग्रहों गुरु, बुध, शुक्र और चंद्र में से गुरु, शुक्र और बुध दो राशियों के मालिक हैं। हालांकि चंद्र सिर्फ एक राशि का मालिक है जो है कर्क और वृषभ में उच्च का है। मगर चंद्र की अच्छी बात यह है कि वो किसी दूसरी राशि या किसी दूसरे ग्रह को अपना दुश्मन नहीं समझता, तो वो आमतौर पर बहुत सारी दूसरी राशियों में भी अच्छे फायदे दे देता है, सिवाय अशुभ ग्रहों और कट्टर दुश्मनों की राशि के। मिसाल के लिए शनि की राशि, शनि की दोनों राशियां
और मंगल की एक राशि जो है वृश्चिक। अब हमने पहली शर्त तो बात कर ली किसी शुभ ग्रह के लिए कि वो इन चार में से कहीं बैठा हो, उच्च, मूल त्रिकोण या दूसरी राशि और किसी दोस्त की राशि। शुभ ग्रह के बहुत अच्छे नतीजे देने की दूसरी शर्त, जब वो इन चार खास जगहों में से कहीं भी बैठा हो, ये है कि वो उन राशियों में न बैठा हो जो उपचय घर है, क्योंकि उपचय घर देर से नतीजे देते हैं, जो है तीसरा, छठा, 10वां और 11वां। हालांकि शुभ ग्रह उपचय घरों में बुरे नहीं होते, बस वो नतीजे थोड़े देर से देते हैं। तो साफ बात है कि उन्हें छठे, 8वें और 12वें घर में खास तौर पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि शुभ ग्रह इन खास घरों में अपनी ताकत खो देते हैं। गुरु छठे या 8वें घर में अच्छे नतीजे नहीं देता, और हालांकि मीन उसकी अपनी राशि है जो 12वां घर दिखाती है, या 12वां घर उसका नेचुरल घर है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर 12वां घर किसी अशुभ ग्रह का घर है या किसी दुश्मन का, मिसाल के लिए शनि का घर या शुक्र का घर, तो गुरु 12वें घर में भी बहुत अच्छे नतीजे नहीं देता। तो ये है तीसरी शर्त। पहली शर्त है कि वो किसी शुभ ग्रह की अवधि हो, दूसरी कि वो बहुत अच्छी राशियों में बैठा हो, और तीसरी कि वो किसी भी दुष्टाना में न बैठा हो और शायद उपचय घरों में भी न बैठा हो। तो एक शुभ ग्रह अच्छी राशि में या तो लग्न यानी पहला घर में बैठा हो, या दूसरे घर में, या चौथे घर में, या 5वें घर में, यहाँ तक के 7वें घर में, 9वें, 10वें और 11वें में भी अच्छी जगह है। हालांकि 10वें और 11वें में वो नतीजे देर से देता है, क्योंकि ये उसका तरीका है। आपको मेहनत करनी पड़ती है इससे पहले कि आपको करियर के नतीजे और फायदे मिलें, क्योंकि 11वां 10वें का दूसरा है, तो 10वें घर के फायदे 11वें घर से आते हैं। आपके कर्म का फल 11वें घर में आता है। अब दूसरी चीज है कि ग्रह एक खास डिग्री की ताकत में बैठा हो और ऐसे नक्षत्र में या राशि और नक्षत्र साथ साथ चलते हैं, हम जानते हैं, और वो नवांश में भी अच्छी जगह पर हो। तो मिसाल के लिए अगर गुरु कर्क राशि के 5वें डिग्री पर उच्च का हो जाता है, अगर वो तीसरे या चौथे डिग्री पर है, तो वो पुनर्वसु नक्षत्र में चला जाता है, जो हालांकि उसका अपना नक्षत्र है, अर्थ भाव या अर्थ नक्षत्र का हिस्सा है। जबकि अगले में अगर वो 5वें डिग्री पर है, तो गुरु पुष्य नक्षत्र में चला जाता है, जो हालांकि शनि का है, एक धर्म नक्षत्र है या धर्म वाला नक्षत्र है। तो गुरु धर्म वाली राशि में बहुत अच्छे नतीजे देता है, क्योंकि गुरु की फितरत ही यही है। तो ये चौथी चीज है जिस पर तो चलिए एक दूसरी मिसाल लेते हैं। अगर चंद्र धनु में है और अगर वो धनु में है, मान लीजिए मूल नक्षत्र में, और अगर वो मूल नक्षत्र के दूसरे पाद में है, क्योंकि धनु का पहला पाद मेष से शुरू होता है, अगर वो धनु के दूसरे पाद में है, या मूल के दूसरे पाद में है, क्योंकि मूल और धनु साथ साथ शुरू होते हैं, मूल धनु में पहले हिस्से से शुरू होता है, तो अगर वो दूसरे पाद में या 5वें, छठे, 7वें डिग्री पर चला जाए, तो चंद्र दूसरे हिस्से में चला जाता है, जो है वृषभ। तो फिर नवांश में, क्योंकि हम राशि को 9 हिस्सों में बांट रहे हैं, पहला हिस्सा मेष है, दूसरा हिस्सा वृषभ है, क्योंकि चंद्र धनु में मूल नक्षत्र के दूसरे पाद में है, नवांश में वो वृषभ में चला जाता है जहां वो उच्च का दिखता है। तो यहाँ जन्म कुंडली में चंद्र का धनु में मूल नक्षत्र के दूसरे पाद में बैठना एक अच्छी जगह है और बुरी नहीं है, और क्योंकि वो मूल नक्षत्र के दूसरे पाद में बैठा है, नवांश में वो वृषभ में चला जाता है और नवांश में उच्च का हो जाता है। तो ये दूसरी चीज है जिस पर आपको नजर डालनी चाहिए। ये छोटी मोटी चीजें हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए, लेकिन इससे बहुत अलग नतीजे निकलते हैं, यहाँ तक कि एक और दूसरे के बीच 2 या 3 डिग्री के फर्क से भी। तो आपकी जिंदगी का सबसे बढ़िया दौर वो होगा जो किसी शुभ ग्रह का हो, जो बहुत अच्छी राशि में बैठा हो, बहुत अच्छे नक्षत्र में, डिग्री की एक खास ताकत पर, किसी दोस्त या मित्र राशि में, दुष्टाना में नहीं, और नवांश में भी उसे अच्छी राशि या घर में जाना चाहिए। अब दूसरी चीज जो होती है वो ये है कि अंतर्दशाएं भी एक बड़ा या भारी हिस्सा अदा करती है। अब शुभ ग्रहों पर किसी अशुभ ग्रह की कोई नेगेटिव संयोजन नहीं होनी चाहिए, या उस ग्रह के संयोजन में नहीं होना चाहिए जिसकी दृष्टि उस पर हो या अशुभ दृष्टि उस पर हो। मिसाल के लिए अगर गुरु 5वें घर में बैठा है जबकि राहु पहले घर में बैठा है, तो राहु अपनी 5वीं दृष्टि से गुरु को देख रहा है। और अगर शनि मिसाल के तौर पर उसी कुंडली में तीसरे घर में बैठा है,
तो शनि भी अपनी तीसरी दृष्टि से गुरु को देख रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि होती है, लेकिन गुरु उसे वापस नहीं देख सकता, जबकि राहु गुरु को देखता है। गुरु राहु को वापस अपनी 9वीं दृष्टि से देख सकता है। लेकिन अब गुरु पर 2 अशुभ दृष्टियां हैं, 2 नेगेटिव दृष्टियां। ऐसी जगह पर भी ग्रह की बहुत सारी ताकत छीन ली जाती है। तो उसकी अपनी अंतर्दशा में और उस ग्रह की अंतर्दशा में जो उसे देख रहा है, वो उतने बेहतरीन नतीजे नहीं दे पाएगा जो दूसरे हालात में मुमकिन होते अगर वो दृष्टि में न होता। तो अगर राहु गुरु को नहीं देख रहा होता तो गुरु राहु दशा अंतर्दशा में नतीजे अलग और थोड़े बेहतर होते। लेकिन क्योंकि राहु जन्म कुंडली में गुरु को देख रहा है, तो जब गुरु राहु दशा आती है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि गुरु की बहुत सारी अच्छाई राहु के नेगेटिव या अशुभता को काबू करने में खर्च हो जाती है, और फिर शनि के भी। तो गुरु की बहुत सारी एनर्जी दूसरे अशुभ ग्रहों के नेगेटिव को काबू करने में खर्च हो जाती है। तो ये दूसरी शर्त है, गुरु किसी भी अशुभ ग्रह के संयोजन में या दृष्टि में नहीं होना चाहिए, या शुभ ग्रह किसी भी इन ग्रहों की नेगेटिव दृष्टि या नेगेटिव संयोजन के तहत नहीं होना चाहिए, वरना नतीजे बहुत अच्छे नहीं हो सकते। और फिर आखिरी शर्त, जो एक बहुत जरूरी शर्त भी है, वो ये है कि ग्रह के पास डिग्री में काफी ताकत होनी चाहिए और वो अच्छे नतीजे देने के काबिल होना चाहिए, और वो आपके वक्त के उस हिस्से के दौरान आना चाहिए जब वो या तो आपकी जिंदगी की शुरुआत में नहीं होना चाहिए, जब तक आप 15 साल के नहीं हो जाते, क्योंकि आप पूरी तरह अपने माँ बाप के कंट्रोल में होते हैं। उस वक्त आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। नहीं, वो जिंदगी के बहुत आखिर में आना चाहिए, जैसे आपकी 50 साल की उम्र के बाद, क्योंकि तब तक आपकी ज्यादातर जिंदगी गुजर चुकी होती है और आप अपने फायदों, अपनी अच्छाई के फल का मजा नहीं ले पाते बाद में, जो शायद आपके बच्चों और पोतों को ज्यादा मिले। तो आपकी जिंदगी का सबसे बढ़िया दौर वो ग्रह है जो एक शुभ ग्रह है, ताकत में बहुत मजबूत, अपनी उच्च राशि में या मूल त्रिकोण राशि में या दूसरी राशि में या किसी मित्र राशि में बैठा हो, किसी अशुभ ग्रह के संयोजन में या किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि में न हो, लग्न जैसे अच्छे घर में बैठा हो, या दूसरे घर में, चौथे में या 5वें में या 9वें में, जो फायदे के घर है, और कुछ हद तक 10वां और 11वां भी बुरा नहीं है, और उसे अपनी उस डिग्री के हिस्से में भी होना चाहिए जहां नवांश में भी उसे अच्छी जगह मिले, ताकि ग्रह के कुल मिलाकर नतीजे बहुत अच्छे हों। तो ये है वो आसान शर्तें जिनके तहत एक ग्रह बहुत अच्छे नतीजे दे सकता है। अब दूसरी चीज ये है कि कई बार ये जनरल शुभ या अशुभ ग्रह होते हैं। हालांकि कुछ खास लग्नों के लिए इनमें से कुछ शुभ ग्रह अशुभ भी बन सकते हैं। तो मिसाल के लिए कर्क लग्न के लिए, क्योंकि शुक्र चंद्र का दुश्मन है और कर्क राशि पर चंद्र का राज है, तो शुक्र एक मारक या अशुभ ग्रह बन जाता है उन लोगों के लिए जिनका कर्क लग्न है। कर्क लग्न वालों के लिए, क्योंकि शुक्र चंद्र का दुश्मन है, शुक्र मारक या अशुभ ग्रह बन जाता है। कर्क लग्न वालों के लिए शुक्र 11वें घर का मालिक है, जो एक उपचय घर भी है, और शुक्र चौथे घर का भी मालिक है। तो शुक्र की दशा कर्क लग्न वालों को उतार चढ़ाव दे सकती है, तब भी जब वो एक शुभ ग्रह के तौर पर आता है। तो शुक्र की जगह बहुत अहमियत रखती है, उसकी ताकत भी बहुत अहमियत रखती है खुद उसकी वजह से, क्योंकि वो कर्क लग्न वालों के लिए एक अशुभ ग्रह है। कर्क लग्न के लिए दूसरा मारक है बुध, एक क्योंकि बुध 12वें घर का मालिक है, जो मिथुन राशि है, और बुध तीसरे घर का भी मालिक है, जो एक घर है। तो बुध भी एक अशुभ ग्रह और मारक बन जाता है कर्क लग्न वालों के लिए। तो ये दूसरी चीज है जिस पर आपको नजर डालनी चाहिए कि कुछ लग्नों के लिए तथाकथित शुभ ग्रह भी अशुभ नतीजे दे सकते हैं। तो क्या अहम है कि आप अपनी कुंडली में गहराई से देखें, समझें कि इन 4 शुभ ग्रहों में से कौन दूसरों से बेहतर शुभ ग्रह है, और ताकत समझें, जगह समझें और उसका फायदा उठाएं। अगर आपके पास एक फरारी कार है, अगर आपके पास एक अच्छी कार है, एक फरारी तेज कार, और अगर आप तेज नहीं चलाते, अगर वो कन्वर्टेबल है और आप हवा को अंदर नहीं आने देते, तो फिर फायदा क्या? अगर आपके पास एक भैंस है जो अच्छा दूध देती है, तो आप उसका अच्छी तरह दुहते हैं। तो आपको उन ताकतों में से सबसे बढ़िया निकालना चाहिए जो आपको दी गई है। अगर आप बहुत होशियार हैं, तो आपको अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए, वरना फायदा क्या? ग्रहों की जगह के साथ भी यही बात है। तो पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो है अपनी कुंडली समझना,
समझना कि सबसे मजबूत और सबसे अच्छी जगह बैठा शुभ ग्रह कौन सा है। यहाँ तक कि अशुभ ग्रह भी आपको अच्छे नतीजे दे सकते हैं लग्न के आधार पर। कुछ अशुभ ग्रह आपके लिए शुभ बन सकते हैं क्योंकि वो मित्र ग्रह है। तो मिसाल के लिए शनि शुक्र का मित्र है और शनि बुध का मित्र है। तो अगर ग्रह शनि वृषभ और मान लीजिए कन्या लग्न वालों के लिए अच्छी जगह बैठा है तो शनि की दशा में भी आपको अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जो नतीजा एक शुभ ग्रह देता है, जो बेहतर नतीजा एक शुभ ग्रह देता है, वो एक अशुभ ग्रह नहीं दे सकता। तो अपनी जगहों में समझें कि कौन सा शुभ ग्रह सबसे मजबूत है, बहुत अच्छी जगह बैठा है और किस अवधि के दौरान आ रहा है। खास तौर पर आपकी जिंदगी के 17-18 साल से 50 साल के बीच, वो 32 आप जानते हैं, 32 साल के करीब 33-34 साल। कौन सा ग्रह आपको सबसे बेहतरीन नतीजे दे सकता है? क्योंकि शुभ ग्रहों की आमतौर पर लंबी अवधि होती है। गुरु की 16 साल की लंबी अवधि होती है, शुक्र की तकरीबन 20 साल की। तो इसे देखिए, बुध की भी लंबी अवधि होती है। तो अगर शुभ ग्रह की अवधि उस वक्त आती है, मान लीजिए शुक्र की 20 साल की अवधि आपके 20वें साल से 40वें साल तक आती है, तो आपके पास लॉटरी है। तो इन्हें समझिए और समझिए कि इसका फायदा कैसे बढ़िया तरीके से उठाया जाए। आप इससे सबसे बढ़िया कैसे निकाल सकते हैं, किस अंतर्दशा में आप सबसे बढ़िया निकाल सकते हैं। क्योंकि शुक्र दशा सिर्फ एक दशा नहीं होगी, शुक्र दूसरे ग्रहों की अंतर्दशा के साथ भी आएगा। शुक्र चंद्र के साथ भी आएगा जिससे वो दुश्मनी रखता है, शुक्र राहु के साथ भी आएगा, शुक्र केतु के साथ भी आएगा, गुरु राहु के साथ भी आएगा। तो इन दौरों के भीतर समझिए कि सबसे बढ़िया साल कौन से हैं। वो साल कौन से हैं जहां आप समुद्र में छलांग लगा सकते हैं। वो साल कौन से हैं जहां आपको सब्र करना चाहिए। वो साल कौन से हैं जहां आपको मेहनत करनी चाहिए ताकि उस वक्त को एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल कर सकें। तो एक वक्त जब आपको पढ़ना हो, इंतजार करना हो, खुद को तैयार करना हो और जब मौका आए तो बहुत सारी तैयारी के साथ एक अच्छे दौर में छलांग लगा दें। तो यही आपको करना चाहिए। अगर आप ओलंपिक्स में जा रहे हैं तो आप ओलंपिक्स से 6 महीने पहले तैयारी नहीं करते। आप एक ओलंपिक पहले ही अगले ओलंपिक की तैयारी शुरू कर देते हैं। तभी आपको ओलंपिक गोल्ड मिलता है, या कम से कम आपको एक ओलंपिक से अगले ओलंपिक के बीच की खाई में अधिकतम वक्त तैयारी के लिए देना पड़ता है। तभी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, कृपया अपनी कुंडली को अच्छी तरह समझिए, जगहों को समझिए, समझिए कि आपके लिए सबसे बढ़िया तैयारी के दौर कौन से हैं। वो दौर कौन से हैं जहां आप अपनी कुंडली और अपनी ग्रहों की जगहों से सबसे बढ़िया फायदा निकाल सकते हैं। कमजोर हिस्सों को समझिए जहां आपको और सावधान रहना चाहिए, जहां आपको शांत रहना चाहिए। निवेश न करें, मौके न लें, जुए न खेलें, सट्टा न लगाएं, नौकरी न छोड़ें, अपना कारोबार न शुरू करें। उन दौरों को भी आप बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह समझ लीजिए और फिर यकीन के साथ, ईमान के साथ और अपनी जानकारी के साथ एक बड़ी छलांग लगाइए। तो अगर आपको अपनी ग्रहों की जगहों के बारे में कोई सवाल है और आप अपनी सबसे बढ़िया दशाओं के बारे में सवाल पूछना चाहते हैं, कब आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, या आपको अपनी मौजूदा दशाओं के बारे में कोई सवाल है, तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक में मेरे ईमेल आईडी पर संपर्क करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कृपया इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सके, और कृपया बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पता चल सके जब मेरी नई वीडियो आती है। और कृपया जब तक हम किसी और वक्त मिलते हैं, ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। चाओ।